नमस्कार, मैं हूं आलोक और स्वागत है आपका डेली 24 भारत पर। साउथ ईस्ट जिला पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत अपराधियों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई करते हुए करीब 500 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 130 आरोपियों को आर्म्स एक्ट, एक्साइज एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और गैम्बलिंग एक्ट जैसे कड़े कानूनों में पकड़ा गया है। वहीं 360 लोगों को रोकथाम कार्रवाई के तहत हिरासत में लिया गया है। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने अवैध हथियार, नशा और जुए के अड्डों पर एक साथ धावा बोला। 31 हथियार बरामद, 5825 क्वार्टर अवैध शराब, 5.5 किलो गांजा और 1,85,000 से ज़्यादा जुए की नकदी और 163 वाहन जब्त किए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने 64 बदनाम बदमाशों को भी पकड़ लिया है जो लंबे समय से सड़क अपराधों में शामिल थे। ये पूरा ऑपरेशन संयुक्त पुलिस आयुक्त श्री संजय जैन की निगरानी में और डीसीपी साउथ ईस्ट हेमंत तिवारी के नेतृत्व में चलाया गया। एडीसीपी सुश्री ऐश्वर्या शर्मा और ईशान भारद्वाज, सभी एसीपी, एसएचओ और 600 से अधिक पुलिसकर्मी इस मिशन का हिस्सा बने। तिगड़ी से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां आयुष्मान आरोग्य मंदिर डिस्पेंसरी में बीती रात बड़ी चोरी की वारदात हुई। बताया जा रहा है कि अज्ञात चोरों ने डिस्पेंसरी में घुसकर तोड़फोड़ की, कीमती सामान चोरी कर लिया और वैक्सीन को भी नुकसान पहुंचाया। इस वारदात के बाद क्षेत्र के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, क्योंकि इस केंद्र से रोज़ाना सैकड़ों लोगों को इलाज और वैक्सीन की सुविधा मिलती थी। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अब सामान और वैक्सीन खराब होने के कारण आम जनता को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि अब तक टिगरी थाने की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से जल्द कार्रवाई और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कालिंदी कुंज छठ घाट पर आगामी छठ पर्व की तैयारियों का निरीक्षण किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये पानी आज उस स्थिति में है जिसमें जलीय जीवन बहुत अच्छे से रह सकते हैं, जबकि पहले एक मच्छर भी इस पानी में पनप नहीं सकता था। आज ये जल हमारे जलीय जीवन के लिए उपयुक्त है। ये दिल्ली की उपलब्धि है और लगातार इस ओर काम चल रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, आज भाजपा सरकार के शासन में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं या तैयारियां हो रही हैं, आप देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का झाग यमुना में दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार पूरी तरीके से सजग है और प्रतिबद्ध है कि इस बार दिल्ली के लिए ये छठ का पर्व एक नया सवेरा लेकर आए। सरकार ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। सैकड़ों कर्मचारी लगातार यमुना नदी की सफाई में लगे हुए हैं। इस बार की दिवाली भी भव्य होने वाली है और छठ पर्व भी भव्य होगा। जो बार बार जिसकी चर्चा होती है कि क्या यमुना जी पे इस बार भी उसी तरह के झाग बनेंगे, तो आज मैं आपको यही दिखाने के लिए आई हूँ कि ये पूरा का पूरा फ्रंट यहाँ से वहाँ तक ये वो एरिया है जो पिछली सरकारों के राज में जहाँ 1-1 मीटर ऊंचे झाग दिखाई देते थे छठ व्रतियों को, उसी में खड़े होकर के अपनी पूजा करनी पड़ती थी। पर आज भाजपा सरकार के शासन में जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है, जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं, आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई झाग, कोई गंदगी नहीं है। कितना सुंदर बहता पानी है और कितनी जबरदस्त तैयारियां दिव्य और भव्य छठ की यहाँ चल रही है। और सरकार पूरी तरीके से सजग है और प्रतिबद्ध है कि इस बार की दिल्ली की ये छठ का त्योहार अपने आप में एक नया सवेरा लेकर के आएगा। जब हमारी बहनें सूर्य को जल देंगी तो वो यहाँ एक साफ पानी में खड़े होकर के जल देंगी। किसी और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद जी। खेमचंद जी, आपका स्वागत है डेली 24 भारत पर। जी नमस्कार। खेमचंद जी, आज सीएम रेखा गुप्ता ने कालिंदी कुंज में छठ घाट का निरीक्षण किया और उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया पिछली सरकार में जो जल था बहुत ख़राब स्थिति में था और अब यमुना में झाग भी नहीं बन रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, अच्छा काम दिखता है जी। और सीएम रेखा गुप्ता जी ने कुछ ही समय में दिल्ली को बदल के रख दिया। चाहे वो यमुना जी, आप देखेंगे यमुना जी का पानी आज उस स्थिति में है कि आप आचमन भी कर सकते हो, सिर्फ नहा नहीं सकते, आचमन भी कर सकते हो जी, क्योंकि उनकी नियत थी। और युद्ध स्तर पे काम किया, मशीन लगाई गई, सफाई की गई, खाद हटाई और बहुत सारे नाले, उनके पानी को भी ट्रीट करने का काम प्रारंभ हो गया। और कुछ समय के बाद वो स्थिति होगी, ना सिर्फ बारिश के दिनों में बल्कि आम दिनों में भी यमुना जी का पानी नहाने लायक होगा, पीने लायक होगा। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं आदरणीय सीएम
रेखा गुप्ता जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उनकी जो मेहनत है, उनके जो प्रयास हैं वो रंग ला रहे हैं और वो दिख रहे हैं और दिल्ली वासी बहुत अच्छे तरीके से अपनी दिवाली मनाएंगे। और उन्होंने बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए हैं। दीपक जलाए जाएंगे लाखों की संख्या में, दिल्ली का सौंदर्यीकरण हो रहा है, हर जगह इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, हर जगह लाइट लग रही हैं, सुविधाएं दी जा रही हैं, ग्रीन पटाखों का परमिशन वो सुप्रीम कोर्ट से लेके आई अपनी अथक प्रयासों से। तो आई एम श्योर कि पहली दिवाली जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में अब बन रही है लंबे समय के बाद, वो एक शुभ दिवाली होगी, अच्छी दिवाली होगी, खुशियों वाली दिवाली होगी और उस दिवाली से पूरी दिल्ली को लाभ मिलेगा। खेमचंद जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि कितने छठ घाटों का अब तक निर्माण हो चुका है और इस बार क्या खास तैयारी है छठ को लेके? देखिए, अब मैं एग्जैक्टली नंबर तो अभी आपको नहीं दे सकता क्योंकि उसका डेटा भी रिलीज होगा, लेकिन जितने छठ घाट पिछली बार बने थे उससे ज्यादा बनेंगे। उनको सही से बनाया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा, किया जा रहा है, ऑलमोस्ट काम हो चुका है और सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। सारी सुविधाओं का निरीक्षण खुद मुख्यमंत्री जी और उन्होंने कपिल मिश्रा जी को जिस तरीके से एक कमेटी बनाकर उसको अध्यक्ष बनाया और कई एमएलए, सीनियर एमएलए को उसमें डिप्लॉय किया गया है। आई एम श्योर इस बार की जो छठ है वो अच्छी छठ होगी, बिना प्रदूषण के छठ होगी और हमारे जो पूर्वांचली समाज है उसको एंजॉय करेगा। खेमचंद जी, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, रेखा गुप्ता ने छठ घाटों का निरीक्षण किया और अपनी उपलब्धियों को भी पत्रकारों को आगे गिनवाया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में आज एक वकील ने यहां काम करने वाले श्रीकांत नामक व्यक्ति को गोली मार दी। उसे जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आगे की जांच अब चल रही है। तो आपको बता दें, ये घटना करावल नगर की है जहां श्रीकांत नामक व्यक्ति को गोली लगी है, जिसको गोली लगने के बाद जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद पल्ला थाना क्षेत्र में आज सुबह दो परिवारों के बीच हुई बहस ने साजिश का रूप ले लिया। बात यहां तक बढ़ गई कि दिन दिहाड़े घर से निकलते ही परिजनों की कार पर जानलेवा हमला कर दिया गया। यहां तक कि बदमाशों ने भी फिल्मी अंदाज में कार का पीछा किया, जिसके कारण कार सवार पुलिस स्टेशन की ओर अपनी जान बचाने के लिए भागे। लेकिन बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि कानून की परवाह न करते हुए परिजनों पर पुलिस स्टेशन के अंदर ही मारपीट शुरू कर दी। गौरतलब है कि मौके पर पुलिसकर्मियों ने परिजनों की बदमाशों से रक्षा की और 3 बदमाशों को फौरन अपनी गिरफ्त में लिया। बदमाशों द्वारा किए गए हमले में एक युवक बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसे नजदीकी अस्पताल में आनन फानन में भर्ती कराया गया। इस वारदात में पुलिस ने 3 बदमाशों पर एक एफआईआर दर्ज कर ली है और बाकी युवकों की तलाश जारी है। समझ जाएंगे। फिर उसने बाद में भैया पर हमला कर दिया, जिन्होंने समझौता कराया था। हाँ, उनके ऊपर हमला कर दिया, रवि भाई के ऊपर। रास्ते में आते आते हमला कर दिया, इनके ऊपर हमला कर दिए। ठीक। एक्चुअली क्या होता, कुछ सुबह 10-11 बजे 9 बजे के बाद है, इनके घर पे कुछ आपसी मैटर में झगड़ा हो रहा था। तो उसके बाद मैं अपने घर से बाहर निकला, इनका समझाया मैंने, भाई छोटी छोटी बातों में क्यों झगड़ा करते हो। मैं समझाया कि इनका लेडीज का था। मैं चला गया घर में। इतने में उन्होंने कुछ लड़के बुलवा लिए। उसके लड़के ने जो जिस लेडी से झगड़ा हुआ था, तो उन्होंने आके इनके साथ बदतमीजी करने लगा। तो मेरे को सुनाई दी घर में, तो मैंने आके उनको समझाया, भाई लेडीज से क्यों झगड़ा कर रहे हो, क्यों बदतमीजी कर रहे हो। इतने में वो मेरे से मतलब बदतमीजी हाथापाई करने लग गए। उस समय पे हम मामला कहाँ का था? मिलने जा रहे थे। ये पंप आपके साथ पीछा कहाँ से गया था? वहाँ पंप के सामने से वारदात हुई। यानी कि ये मिली भगत की साजिश के तौर पर आपका हमला हुआ? बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी, वही लड़का जो वहाँ से आ गया है, समझा के भेज दिया है उस लड़के को। उस लड़के ने 20 लड़के वहाँ पे रोक रखे थे, हमको कुछ भी नहीं पता था। क्या पल्ला थाने के अंदर भी मारपीट हुई? पल्ला थाने के अंदर पुलिस से सामने मारा है हमको, पुलिस ने बचाया है हमको। पुलिस के सामने निकल के जान बचाई है हमने, बचाई है। समझ जाएंगे। जी, अपना 14 अक्टूबर को पल्ला क्षेत्र में एक झगड़ा हुआ था, जिसमें एक थार चालक को रोककर बीच में मारपिटाई व पत्थरबाजी की गई थी। जो इस संबंध में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मारपीट से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है और उस मामले में तुरंत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उनकी माननीय न्यायालय से जमानत हो चुकी है। जी, अपना 14 अक्टूबर को पल्ला क्षेत्र में एक झगड़ा हुआ था, जिसमें एक थार चालक को रोककर बीच में मारपिटाई व पत्थरबाजी की गई थी। जो इस संबंध में पुलिस ने
आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह और अयोध्या सुंदरीकरण परियोजनाओं में घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने न केवल जनता के पैसे का दुरुपयोग किया बल्कि प्रभु श्री राम और गौ माता के नाम पर भी भ्रष्टाचार किया है। संजय सिंह ने कहा कि योगी सरकार के अधीन स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग अयोध्या मंडल द्वारा तैयार रिपोर्ट में करीब 250 करोड़ रुपए से अधिक का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार 4305 निर्माण कार्यों में अनियमितताएं पाई गईं, जिनमें से केवल 102 मामलों में ही जवाब दिया गया। शेष हजारों मामलों का कोई स्पष्टीकरण नहीं लिया गया। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं ने गौ माता के चारे से लेकर सड़कों और योजनाओं तक में भ्रष्टाचार किया है। कान्हा गौशाला में एक ही समय पर 2 ट्रकों की तौल दर्शाकर भुगतान दिखाया गया, यानी 1 मिनट में 2 ट्रक भूसा तौल दिए गए। इसी तरह प्रताप हाइट्स लिमिटेड नामक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 6 करोड़ रुपए का भुगतान बिना कार्य किए ही दिया गया। इसके अलावा लायन सिक्योरिटी सर्विस और किंग सिक्योरिटी सर्विस जैसी एजेंसियों को 1.31 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान बिना किसी अनुबंध या काम के आदेश के किया गया और 1500 घोस्ट कर्मचारियों के नाम पर भुगतान निकाला गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तैयारियों के बीच स्कूल जनरल बॉडी मीटिंग्स के दौरान विवाद और झड़प की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार जेएनयू कैंपस के अंदर जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान लेफ्ट और राइट समर्थक छात्रों की आपस में लड़ाई हो गई, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की जीपीएम के दौरान कुछ छात्रों के बीच कहासुनी बढ़ गई, जिसके बाद धक्का मुक्की और मारपीट की स्थिति बन गई। कुछ छात्रों को चोटें आई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। छात्र संगठनों का आरोप है कि एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने मीटिंग में हंगामा किया और रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे काउंसलरों से अभद्रता की। वहीं एबीवीपी की ओर से इन आरोपों का खंडन किया गया। संगठन का कहना है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं और झड़प के लिए अन्य गुट जिम्मेदार हैं। वामपंथी गुट के काउंसलर ने बेहद आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग और एबीवीपी के छात्र जेएनयू में आने के लायक नहीं हैं। इन्हें जेएनयू से बाहर फेंक देना चाहिए। इस बयान का आम छात्रों ने जोरदार विरोध किया। विरोध होते ही वामपंथी छात्रों ने एक महिला छात्रा पर हमला कर दिया, जिससे माहौल पूरी तरीके से तनावपूर्ण हो गया। अभी यहाँ जेएनयू में स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की जनरल बॉडी मीटिंग चल रही थी, जिसमें काउंसलर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और इसी का चुनाव होता है। काउंसलर जब एक लेफ्ट का काउंसलर रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करने गया, उसने ऑडियंस को संबोधित करते हुए कहा कि ये एबीवीपी से जुड़े लोग, ये यूपी बिहार के लोग इस जेएनयू में डिजर्व नहीं करते, इनको यहाँ से निकाल फेंकना चाहिए, जेएनयू से किसी अन्य यूनिवर्सिटी में चले जाना चाहिए, जो कि बहुत ही असंवेदनशील और बहुत ही घृणित वक्तव्य था। एक क्षेत्रीय दुर्भाव पैदा करना, आपस में एक दूसरे को इस तरह से बांटना और जेएनयू में जो लोग छात्र एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं उनको कि वो जेएनयू में डिजर्व नहीं करते, ये जेएनयू लेफ्ट की बापौती नहीं है। ये लेफ्ट ने जिस तरह का ये बयान दिया, उस काउंसलर ने जब हमने ऑब्जेक्शन किया, ऑडियंस ऑब्जेक्शन किया कि इसमें माफी मांगे काउंसलर और चेयर इसको कंडेम करे, उन लोगों ने माफी मांगने से मना किया और चेयर ने इसको कंडेम करने से मना किया। इस विवाद में लेफ्ट के इन कैडर्स ने हिंसा की, महिला छात्राओं पे हमला किया, छात्रों पे हमला किया और इस पूरी हिंसा को जेएनयू से खुद प्रेसिडेंट उसने डेस्क से नीचे उतरकर पूरे लीड किया, पूरे वायलेंस को लीड किया। छात्राओं को बहुत गहरी चोट आई है। पे सारी धज्जियां इन्होंने उड़ा दी हैं। नीतीश जी ना तो जवाब दे रहे हैं और अगर हम लोग जवाब मांग रहे हैं इलेक्टेड काउंसलर तो कह रहे हैं कि मैं ऐसे रोड पे चलते हुए 5 लोगों को जवाब नहीं दूंगा और अपने कैडर से धक्का दिलवा रहे हैं और गाली दिलवा रहे हैं। पहले तो इन्होंने यूजीएम नहीं करवाई और आज इन्होंने सारी हदें पार करके अपने मन से उठे 6 बजे सो के और उसके बाद इन्होंने बोल दिया कि मीटिंग जो है एडजर्न है, जीवीएम एडजर्न है, बिना किसी से पूछे हुए, बिना जनसेक से पूछे हुए, बिना ज्वाइंट सेक्रेटरी से पूछे हुए, बिना काउंसलर से पूछे हुए इन्होंने अपनी मर्जी से बस बोल दिया पे सारी धज्जियां इन्होंने। और आपको बता दें, जेएनयू में छात्र संघों के बीच मारपीट हुई है और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता वसीम। चुनाव से पहले एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र आपस में भिड़ गए हैं, क्या कुछ मामला है, कितनी चोटें आई हैं? जी, चोटें तो इसमें अभी कोई साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आपस में जो इनमें एक कहासुनी और बहस भी हुई और मारपिटाई की भी नौबत आई। जिस तरीके से एबीवीपी की छात्रों का जो आरोप है कि जो लेफ्ट के जो छात्र हैं उनकी तरफ से उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और उनको बोलने नहीं दिया जा रहा और साफ उनको
किसी तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है और उनके खिलाफ हिंसा के लिए लोग जो छात्रों को उत्साहित जा रहा है। वसीम, कोई विवादित बयान भी दिया गया है? विवादित बयान किसी एक क्षेत्र को लेके उन्होंने एक बयानबाजी की है, जो कि जो एबीवीपी के जो छात्र हैं उनका कहना है कि यूपी बिहार के बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए उन्होंने ये बात कही, लेकिन अभी तक जो जांच कमेटी है उसने कोई ऐसी बात नहीं रखी। ये सिर्फ एबीवीपी के जो आरोप है ये वो बात सामने नहीं है, लेकिन अभी जो दूसरा पक्ष है उसने अभी अपनी बात नहीं रखी है। तो देखना होगा कि जब दूसरा पक्ष अपनी बात रखता है तो इसमें साफ तस्वीर सामने आएगी। वसीम, एक बात और देखी गई है कि जेएनयू जो कैंपस है वो अक्सर इसी तरीके से अपने विरोध के लिए, ऐसी बातों के लिए हमेशा चर्चा में रहता है। तो इस बार जो लड़ाई हुई है, इस बार भी जेएनयू ये एक चर्चा का विषय बन गया है। बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं कि जो जेएनयू है, जेएनयू एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तौर पे भी जाना जाता है और यहाँ से ऐसे छात्र भी निकले हैं जो देश और विदेशों में भारत का डंका बजाए हुए हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो छात्र राजनीति में, जो पहले भी आपने देखा होगा ऐसे हिंसक वारदातें हुई, उसमें काफी स्टूडेंट्स को बाहर से छात्रों ने आके जो मौजूदा जो जेएनयू के स्टूडेंट हुए उन पे हमला किया। उससे भी पहले कई चीजें हुई, उससे नजीब जो लड़का था वो उसका आज तक ना मिल पाना। तो ऐसे कई वाकया हैं जो जेएनयू के अंदर हुए हैं। और लेकिन अभी तक क्या है कि या तो जेएनयू की जो प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए जो छात्र हैं वो करते हैं, लेकिन क्या होता है वाद विवाद के चक्कर में ये आपसी जो झगड़ा है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण कि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बार आपको बताते चलें, जेएनयू में छात्र संघ चुनाव से पहले लेफ्ट और एबीपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। 3 साल पहले जब यमुना में डी-फॉर्मर कंसंट्रेट डाला गया था, तब बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने कैमरे के सामने खड़े होकर इसे जहर करार दिया था। सार्वजनिक रूप से ड्रामा किया गया, जनता को गुमराह किया गया। लेकिन आज जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और वही प्रवेश वर्मा मंत्री हैं, तो फिर से वही डी-फॉर्मर यमुना में डलवाया जा रहा है। तो सवाल उठता है, अगर ये जहर है तो अब क्यों डाला जा रहा है, और अगर जहर नहीं था तो फिर उस वक्त झूठ क्यों बोला गया? सच्चाई सामने है। बीजेपी का दोहरा चरित्र और प्रोपागेंडा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। ये आप देख रहे हैं डी-फॉर्मर कंसंट्रेट, जो यमुना में जब ये जो झाग देख रहे हैं, ये झाग को ख़त्म करने के लिए डाला जाता है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रवेश वर्मा मंत्री हैं। ये वही प्रवेश वर्मा है जब आज से आप सबने देखा होगा एक वीडियो, यही डी-फॉर्मर कंसंट्रेट था और प्रवेश वर्मा कह रहे थे कि जहर मिलाया जा रहा है और खूब ड्रामा किया था यहाँ आकर के। अब मैं प्रवेश वर्मा से पूछना चाहता हूँ कि अब ये बताइए, ये जहर है, और जहर है तो फिर ये क्यों डाला जा रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है, इनके नेताओं का जो प्रोपेगेंडा है और किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ये मैं एक्सपोज करने के लिए ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। ये बदरपुर वार्ड 180 के पार्षद प्रतिनिधि राजू निर्मल से दीपावली को लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीपावली पर बाजारों में भीड़ बढ़ती है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। पार्षद प्रतिनिधि ने बताया कि त्योहारों पर कचरे की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसे लेकर कर्मचारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि जिन इलाकों में ज़्यादा कूड़ा जमा होता है वहाँ दिन में कम से कम 2 बार सफाई की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वार्ड का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और जहाँ भी समस्या मिल रही हैं उन्हें शीघ्र सुलझाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि आपने पूछा, कहा कि कुछ लोग बदनाम करने में लगे हुए, निंदा करने में लगे हुए हैं, तो हमें निंदा की परवाह नहीं है। हमें परवाह है लोगों के काम की। हम लोगों के काम करना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी धर्मपत्नी जी यहाँ से पार्षद हैं और मैं उनके तौर पे ही यहाँ का पार्षद प्रतिनिधि के तौर पे मैं यहाँ पे काम देखता हूँ सारा बदरपुर वार्ड का। तो हमारी कोशिश रहती है, पार्षद जी को हमारी कोशिश रहती है, हम दोनों काम करते हैं यहाँ पर बदरपुर वार्ड के लोगों के लिए और बेहतर के लिए हम काम करने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं करेंगे हम 100% कर पा रहे हैं, लेकिन जितना कर पा रहे हैं अपनी पूरी ताकत के साथ में हम कर रहे हैं।
और जहाँ कमियां हैं उनको हम ठीक करने की हम कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में काफ़ी चीज़ें ठीक भी होंगी। दिल्ली में इस बार दिवाली और छठ पूजा दोनों ही एक नए रंग में मनाई जाएंगी। सनातन की सरकार, ये कहना है दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा का। उन्होंने रोहतास नगर में एक कार्यक्रम के दौरान बड़ी घोषणा की। दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा का आयोजन होगा और लोग पारंपरिक तरीके से नियमों के अनुसार पटाखों वाली दिवाली भी मना सकेंगे। रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। ये कार्यक्रम स्वदेशी अभियान के तहत गरीब और अशिक्षित महिलाओं के आत्मनिर्भरता से जुड़ा था। इन महिलाओं ने अपने हुनर से त्योहारों के लिए पारंपरिक वस्तुएं तैयार की। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि इन्हीं महिलाओं के हाथों से बने उपहारों को देश की सर्वोच्च हस्तियों तक पहुंचाया जाएगा। इनमें देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, उपराज्यपाल और देश भर के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। यानी रोहतास नगर की इन महिलाओं की मेहनत अब मेड इन दिल्ली के रूप में देश भर में अपनी पहचान बनाएगी। है और मुझे ये लगता है कि यहीं से अपने जीवन में इस मंत्र को उतार लें। ये महिलाएं जो प्रोडक्ट बना रही हैं वो तो अपने आप में एक मिसाल है, लेकिन इसके अलावा भी जो भी कुछ लें इस दिवाली पर, इस छठ पूजा पर, जो भी खरीदे वो मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और जो बेचे व्यापारी भाई वो भी मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन। और आप देख रहे हैं कि दीपावली पर किस प्रकार से दीपावली का सामान जो है ये बहनें जो बना रही हैं, और ऐसी स्वावलंबी बहनें जिन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, अपनी मेहनत के दम पर आज ये अपने पैरों पर खड़ी हैं। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि इस बार दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी ने जो दिल्ली सरकार के द्वारा गिफ्ट हैम्पर का वितरण किया जा रहा है, उसका काम भी इन बहनों को मिला है। और मुझे ये लगता है कि दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर हर सुबह जिस पेस्ट से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, वही पेस्ट आपकी सेहत पर वार कर रहा था। जगतपुर गांव के एक घर में चल रही थी नकली क्लोजअप टूथपेस्ट और इनो बनाने की गुप्त फैक्ट्री। पुलिस और कंपनी के अधिकारियों की संयुक्त छापेमारी में भारी मात्रा में नकली टूथपेस्ट, इनो के पैकेट और कच्चा माल बरामद किया गया है। जांच में खुलासा हुआ कि ये फैक्ट्री किराए के एक मकान में रिहायशी इलाके के बीचों बीच चल रही थी और इसका माल आसपास के ग्रामीण इलाकों में सप्लाई किया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को गुप्त सूचना मिली थी कि जगतपुर में उनकी ब्रांडिंग के नकली उत्पाद बनाए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही कंपनी के अधिकारी और वजीराबाद थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और फिर जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। छापेमारी में सैकड़ों तैयार ट्यूब नकली क्लोजअप टूथपेस्ट और डिब्बे भर नकली इनो पाउडर बरामद हुए। टेबलों पर बिखरा केमिकल, बिना लेबल के पाउडर, नकली पैकिंग मशीनें और कोनों में रखे रॉ मटेरियल के बोरे। पुलिस ने मौके से फैक्ट्री मालिक नबील को गिरफ्तार किया है, जबकि आगे की जांच जारी है। नई दिल्ली की शाम ऊर्जा और उत्साह से भर उठी जब नविता सोलर और पुनेरी पलटन का एक साथ आए, एक ऐसे मंच पर जहां स्वच्छ ऊर्जा और खेल भावना का सुंदर संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में कंपनी के क्लाइंट्स, पार्टनर्स, मीडिया और खेल प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। करीब 2 घंटे तक चला ये आयोजन भारत की अग्रणी सोलर पैनल निर्माता कंपनी नविता सोलर के लिए एक यादगार ऊर्जा उत्सव साबित हुआ। प्रतिनिधियों ने बताया कि कैसे कंपनी ने नवाचार, गुणवत्ता और सस्टेनेबिलिटी के दम पर देश भर में सौर ऊर्जा को नई पहचान दिलाई है। इवेंट के दौरान खिलाड़ियों और दर्शकों के बीच एक इंटरैक्टिव सेशन भी हुआ। नविता सोलर के निदेशक अंकित सिंधिया और विनीत मित्तल ने कहा, हमारी कंपनी न केवल हरित ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है बल्कि भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने के मिशन पर भी निरंतर काम कर रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।